देश विदेश के प्रिय नागरिकों, मैं धर्म सापेक्षता एवं संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादक मुकेश सुमन आज समसामयिकी के अंतर्गत संबोधन के रूप में वक्तव्य दे रहा हूं। जब से राहुल गांधी ने पदयात्रा का आरंभ किया, तब से लेकर पदयात्रा के समापन तक मैं इस बात की प्रतीक्षा करता रहा कि राहुल गांधी उस महान व्यक्ति का स्मरण करेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे जिनकी प्रेरणा से उन्होंने अपनी पदयात्रा का शीर्षक भारत जोड़ो यात्रा रखा। दरअसल राहुल गांधी ने उन महापुरुष से प्रेरणा ही नहीं ली। प्रेरणा लेते तो वे पदयात्रा के आरंभ में, मध्य में या अंत में कहीं ना कहीं उनका पुण्य स्मरण करते, उन्हें श्रद्धांजलि देते। तो यह कहा जा सकता था कि उन्होंने अपने प्रेरणा पुरुष से प्रेरणा ली और अपनी यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा। अब तो केवल यही कहा जा सकता है कि अकृतज्ञ राहुल गांधी ने गांधीवादी तथा महान समाज सेवी बाबा आमटे की भारत जोड़ो यात्रा का शीर्षक चुरा लिया। बाबा आमटे को मैं जानता था, मैं उनसे मिला था, मैंने उनसे बातें की थी। और इतना ही नहीं, जब वह भारत जोड़ो यात्रा पर निकले तो जयपुर प्रवास के समय मैंने सुबह से शाम तक उनके साथ उनकी वैन में यात्रा की। उनकी वैन पर बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे जिस पर भारत जोड़ो यात्रा लिखा हुआ था। जगह जगह मार्गों पर, चौराहों पर सामाजिक संस्थाओं ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत यह शब्द लिखे हुए बैनर लगाए थे। बाबा आमटे ने उस यात्रा के अंतर्गत जयपुर के कुछ चिकित्सालयों के कुछ प्रकोष्ठों का उद्घाटन भी किया था तथा पौधे भी लगाए थे। भारत जोड़ो यात्रा के शीर्षक से यह उनकी विशिष्ट तथा विश्व प्रसिद्ध यात्रा थी जिसकी चर्चा विदेशी मीडिया ने भी की थी। उन दिनों मैं जयपुर में था, संदर्भ आया तो मैं आपको यह भी बता दूं, मैं वहां उन दिनों जयपुर से प्रकाशित प्रतिष्ठित समाचार पत्र नवभारत टाइम्स से संबद्ध था तथा वहां मैंने पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए 7 दिनों तक आमरण अनशन किया था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पत्रकारों ने राहुल गांधी से मनभावन प्रश्न ही किए, लेकिन किसी भी पत्रकार ने यह पूछने का कष्ट नहीं उठाया कि भारत जोड़ो पदयात्रा की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली, ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों हुआ। महापुरुष तथा महान गांधीवादी, समाजसेवी और प्रथम भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक और भारत जोड़ो यात्रा का नामकरण करने वाले प्रथम पुरुष बाबा आमटे का जिक्र आया तो मैं उन्हें स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैंने जो कुछ कहा वह हवा में उड़ाई हुई बातें नहीं है। यह भारतीय पत्रकारिता के लिए आदर्श भी है और उल्लेखनीय भी है। इस पदयात्रा में और भी कुछ उल्लेखनीय बातें हुई। पदयात्रा में जब वरुण गांधी शामिल नहीं हुए तो राहुल गांधी ने उन्हें केवल फिरोज नाम से संबोधित किया। उन्होंने वरुण फिरोज गांधी भी नहीं कहा, उन्होंने केवल फिरोज कहा। किसी पत्रकार ने सवाल नहीं किया। इसी पदयात्रा में एक जगह देश के नागरिकों की संख्या बताते हुए राहुल गांधी कहते हैं 140 करोड़ रुपए। फिर भी कांग्रेसी ताली बजा रहे हैं। लोकतंत्र है, बजाइए और बजाइए। सबसे बड़ी बात यह हुई कि प्रकृति ने राहुल गांधी को जैकेट पहनने के लिए विवश कर दिया। अब हम विषय बदल रहे हैं। लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से तुलसीदास कृत महाकाव्य
रामचरितमानस से संबंधित एक चौपाई को लेकर विवाद चलता आ रहा है। आज मैं उस विवाद का अंत कर दूंगा। मैं इस विवाद का कुछ समय पहले भी अंत कर सकता था, किंतु मेरे पास समय नहीं था। पहली बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी में थे, तब क्या उन्हें इस चौपाई से आपत्ति नहीं थी, या उन्हें तब इस चौपाई का संज्ञान नहीं था? दूसरी बात, यदि मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर भी दूं, तो क्या प्रेस चाहेगी कि उसे ऐसा कर, ऐसा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाकर 100 वर्षों से लगी आग पर पानी पड़ सके? प्रेस को कभी भी दो भागों में नहीं बंटना चाहिए। हालांकि मैंने कई मामलों में चाहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अधिकांश ऐसे मामले जो मैं न्यायालयों के माध्यम से इसलिए चाहता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, ताकि उसे सर्वसम्मति मिल सके। किंतु आज हम रामचरितमानस की उस चौपाई के संबंध में बात कर रहे हैं, जिसके कारण विगत 100 सालों से आग सिलकती जा रही है। वह आग कभी राख में दब जाती है और कभी राजनीतिक हवाओं की झोंकों से उसकी गैर जरूरी चिंगारियां समाज में उड़ने लगती हैं। मुझे आशा है कि मेरे स्पष्टीकरण के बाद यह विवाद सदैव सदैव के लिए शांत हो जाना चाहिए। इसे स्वामी प्रसाद मौर्य की श्रेणी के नागरिक भी सुन लें, और सनातन धर्म के पुरोधा भी, तथा दूसरी भाषाओं के अनुवाद लेखक भी, क्योंकि मैं ही नहीं, सब इस विवाद का अंत चाहते हैं। इस विवाद का अंत करते हुए मैं केवल एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि सीता जी के अपहरण के बाद रावण उनसे विवाह करने का दबाव बनाता है, और इसके अंतर्गत कुछ चौपाइयां आती हैं। तो क्या आप तुलसीदास पर यह आरोप लगाएंगे कि तुलसीदास जी सीता जी से विवाह करने के लिए दबाव बना रहे हैं? मान लीजिए सलीम जावेद किसी फिल्म के डायलॉग राइटर हैं, तो वे नायक के संवाद भी लिख रहे हैं, खलनायक के संवाद भी लिख रहे हैं, चरित्र अभिनेता के संवाद भी लिख रहे हैं। तो क्या आप यह कहेंगे कि सलीम जावेद का ऐसा कथन है? नहीं। लेख में, आलेख में, काव्य और संवाद में अंतर होता है। यदि वही बात सलीम जावेद किसी लेख में कहते, तो जो बात उनका चरित्र अभिनेता कह रहा है, तो वह सलीम जावेद का विचार होता। मुझे आशा है कि आप सभी गुरुजनों को, विद्यार्थियों को, भाषा अनुवादकों को तथा सभी नागरिकों को लेख व काव्य में अंतर स्पष्ट हो गया होगा, और आप यह भी समझ गए होंगे कि वह तुलसीदास का विचार नहीं है। राम दरबार का जो रामचरितमानस के मुख्य पृष्ठ पर या आवरण पर चित्र अंकित होता है, विश्व के समस्त धर्मों में एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिसमें राजनीति में महिलाओं की भागीदारी परिलक्षित होती है। किंतु आज लोकतंत्र है, इसलिए मैंने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण अनिवार्य बताया। धन्यवाद।